ग्रुप स्क्रीन विजिबल है। सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा एल्गोरिथम के साथ एक रिएक्ट के ऊपर लाइव सेशन है जहाँ पे आपको बेसिस ऑफ रिएक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में हम बताएंगे। सो बेसिकली रिएक्ट जो लैंग्वेज है वो फेसबुक ने डेवलप की थी 2014 में, और उन्होंने 2016 तक इसे अपने पास ही रखा था, बेसिकली अपने लिए यूज़ करते थे, बट आफ्टर 2016 उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया था। सो रिएक्ट बेसिकली एक लैंग्वेज है क्या? सो रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का एक कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड लैंग्वेज। मतलब दो लैंग्वेजेस को उन्होंने आपस में कंबाइन करके एक नया लैंग्वेज बनाया गया है। सो रिएक्ट को बनाने की नीड क्यों पड़ी? तो इसके लिए मैं पेंट खोलता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। सो बेसिकली हमारा जो वेबसाइट होता है, कोई भी हम वेबसाइट लेते हैं, इससे हम फर्स्ट में या सो हमारी कोई भी वेबसाइट होती है वो बेसिकली नॉर्मल, जैसे कि हम HTML वेबसाइट बनाते हैं, वो नॉर्मली ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आपका कोई इंट्रोडक्शन होता है, कोई सेक्शन होता है, जैसे नेविगेशन बार हो गया, यहाँ पे आपके कुछ क्या बोलते हैं अलग सेक्शंस हो गए, और यहाँ पे आपके कुछ दूसरे सेक्शंस हो गए, बीच में आपका नीचे एक फुटर हो गया। सो कोई भी HTML वेबसाइट में अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट करनी पड़ती थी, जो ये HTML वेबसाइट में रहता था, ये HTML वेबसाइट में जो भी आपका रहता था, तो इसमें जो भी चीज़ आप अपडेट करते थे, तो एट द टाइम वो पूरी आपको वेबसाइट अपडेट करनी पड़ती थी। अगर मुझे सिर्फ ये ऊपर का सेक्शन अपडेट करना है या फुटर मुझे अपडेट करना है, तो मुझे उसके लिए पूरी वेबसाइट को रिलोड करना पड़ता था, जिससे एक तरीके से यूज़र, अगर कोई वेबसाइट लाइव है और लाइव के टाइम पे आप इसे अपडेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीच में कभी कभार वेबसाइट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरी वेबसाइट डाउन चली जाती है, बिकॉज HTML का ये था कि अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट करना है तो पूरी वेबसाइट रिलोड होती थी। बट यही चीज़ जब रिएक्ट फेसबुक को जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने लगी, तब उन्होंने ये इस पे रिएक्ट पे काम करना शुरू किया और खुद का अपना एक वेबसाइट, खुद का अपना एक लैंग्वेज क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने रिएक्ट दिया। उसमें ये चीज़ें ऐसी नहीं थी, उसमें इसको उन्होंने ये जो वेबसाइट बेसिकली इन्होंने जो ये लैंग्वेज बनाई है रिएक्ट, इन्होंने इसे कंपोनेंट बेस के ऊपर बनाई, यानी कि आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही रहेंगे और वही रिलोड होंगे। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि मुझे ये वाला सेक्शन अपडेट करना है, तो अब इसके लिए मुझे पूरी वेबसाइट अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ इस कंपोनेंट को ही अपडेट करूँगा, ये कंपोनेंट ही रिलोड होगा, बाकी कोई भी चीज़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इन्होंने ना इसे डिसेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर दिया, ताकि और हर एक चीज़ को एक कंपोनेंट में बना दिया, सो दैट अगर कोई भी आपको कहीं पे भी अपडेट करना है, कुछ भी अपडेट करना है, तो वो बेसिकली कंपोनेंट लोड होगा। अगर आप फेसबुक यूजुअली सर्व करते हैं या इंस्टाग्राम यूजुअली सर्व करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपका कोई एक फंक्शन काम नहीं कर रहा होता है, जैसे कि सर्च फंक्शन काम नहीं करेगा अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभार गेम फंक्शन हो गया, या फिर कभी कभार कुछ जैसे कि आपके फोटोज़ के सेक्शन हो गए, वो कुछ देर के लिए काम नहीं करते, हालांकि कुछ मिनट ही होता है, लेकिन कुछ देर के लिए काम नहीं करते, कि उस टाइम पे वो कंपोनेंट लोड हो रहा होता है, उस टाइम पे वो लोग चीज़ को अपडेट कर रहे होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी रीजन हो या कुछ नया फीचर हो। तो बाकी, लेकिन आप बाकी चीज़ें सर्व कर सकते हैं, अपने पोस्ट देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो इसीलिए, ताकि यूजर्स को लाइव, क्योंकि जब ये चीज़ें लाइव हो जाती हैं, ताकि यूजर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो बाकी चीज़ें सर्व करने में, भले एक कंपोनेंट काम नहीं करेगा, एक फंक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी चीज़ें काम करेंगी, सो दैट इसीलिए रिएक्ट को बनाया गया फेसबुक के द्वारा, और उसके बाद 2016 से पब्लिक कर दिया। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ होती है रिएक्ट नेटिव। ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, बट फिर भी आपको बता देता हूँ, ये है ऐप डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली जितने भी आपके वेब ऐप्स वगैरह बनते हैं, ये एक लैंग्वेज है, इसमें आप सिंगली आप इसे कोड कीजिए, आपको सेम आपके HTML जावास्क्रिप्ट और CSS का नॉलेज इसमें लगेगा, बट वो आपकी वेबसाइट की जगह वो आपको एप्लीकेशन बना के देगा, जो बोथ एंड्रॉयड, iOS और विंडोज तीनों पे ऑपरेट होगा। सो ये भी अलग चीज़ है। रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस दोनों में फ़र्क है थोड़ा, बिकॉज रिएक्ट नेटिव में आपकी वेब डेवलपमेंट एक्जिस्टिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप एप्लीकेशंस बनाते हैं। इसका सिंटैक्स डिफरेंट है थोड़ा, और रिएक्ट जेएस में आप खाली सिर्फ अपने वेबसाइट बना करते हैं, जो कोड जावास्क्रिप्ट और थोड़े बहुत क्या बोलते हैं HTML और CSS के पार्ट में रहता है। सो बस इतना ही। उसके बाद अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली अब अगर आपको कोई भी रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो इसके हम पहले टैग चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में आपको अगर एंटर करना है, चाहे वो जावा, फ्लटर हो, रिएक्ट हो, रिएक्ट नेटिव हो, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर लैंग्वेज के उसके खुद की वेबसाइट पे उसके डॉक्यूमेंटेशन होता है।
सो यहाँ पे आपको दिया है कि अगर कोई भी आपको रिएक्ट ऐप बनाना है तो उसके लिए सिंपल है npx create react app। ये आपको अपने कमांड में डालना पड़ेगा। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप अपना टर्मिनल खोल दीजिए, अगर आप अपना विंडोज़ यूज़ करते हैं तो सिंपल आप cmd जाइए। यहाँ पे आप अपना ड्राइव, पहले मैं अपना अगर आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है स्पेसिफिक ड्राइव में तो आपको वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा थ्रू कमांड्स के थ्रू। तो मैंने मेरा एफ ड्राइव में है और मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है, cd डायरेक्टरी होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्ट JS। आपको यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है क्रिएट, सॉरी npx, यहाँ पे कमांड आप देख सकते हैं क्या है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो हम यहाँ पे डालेंगे npx क्रिएट रिएक्ट, सॉरी क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आपके ऐप का नाम जिसकी कुछ भी फिर इसकी हेलो लिख सकते हैं। तो आप इसे एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके बना देगा। और ध्यान रखिएगा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बिकॉज आपके रिएक्ट ऐप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है आपको। तो और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी फाइल या डायरेक्टरी में आप अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप हेलो रखेंगे तो ऑटोमेटिक एक नया फोल्डर बनाएगा। तो अगर आप सिर्फ मतलब अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके उसको आप अपने ऐप का नाम फोल्डर बना के उसके अंदर मत डालिएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से फोल्डर बनाते हैं। सिंपल आप प्रोजेक्ट्स फाइल में जाके अपने ऐप का नाम डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो फोल्डर क्रिएट कर देता है। सो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं सिंपल VS कोड खोलूंगा, विजुअल स्टूडियो। हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें मुझे काफ़ी फंक्शनैलिटी मिलती है। सो यहाँ पे एक नया विजुअल स्टूडियो हम क्रिएट करते हैं, इस फाइल को क्लोज डाउन करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा जो बना हुआ है ये क्लिक करते हैं, मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो हम इसे सीधा एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे आप अपना खोलेंगे, आपके यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे, नोड, पब्लिक, सोर्स, और आपके पैकेजेस वगैरह आ जाएंगे, रीडमी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये ऑलरेडी ये बहुत सारा अलग अलग किस्म के पैकेजेस वगैरह होते हैं। आप बेसिकली इसमें ये बेसिकली आपको बता रहा है कि रीडमी में आपको बता रहा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, टेस्ट वगैरह आपकी फंक्शनैलिटी वगैरह बनाने जब तक। पैकेज में आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका प्रोजेक्ट और अच्छा और स्मूथ हो। तो वो है, तो आप जब रिएक्ट इंस्टॉल करते हो तो आपको तीन चीज़ें, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ें पैकेज पहले से आपको इंस्टॉल करके मिलता है। बाकी सारे आपको पैकेजेस खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और यहाँ नोड में आपके नोड में ये सारे जितने भी है आपके नोड फाइल्स वगैरह है, लाइब्रेरीज वगैरह है, बेसिकली आपका जितना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रहता है। यूजुअली कोई भी डेवलपर इसमें हाथ नहीं डालता है बिकॉज ये सिस्टम के ऊपर बेस्ड भी होते हैं। जो एडवांस डेवलपर होता है जिन्हें सिस्टम के बेस पे भी चीज़ें डेवलप करनी होती है वही यहाँ पे डालते हैं। पब्लिक फोल्डर में आपके कुछ नहीं है, लोगोज वगैरह है, एक नॉर्मल फोल्डर है, इंडेक्स है। ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी प्रोजेक्ट में। और बेसिकली आपका सोर्स फाइल जितना भी आप अपना फाइल क्रिएट करेंगे, चाहे वो कंपोनेंट आप क्रिएट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस क्रिएट करो, जितना भी एग्जीक्यूशन होगा वो इसी फाइल में होगा, सोर्स फाइल में होगा आपके। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे सोर्स फाइल्स में, हम सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देंगे बिकॉज हमें नया पूरा क्रिएट करना है, हम चीज़ें नहीं क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना खुद का एक एक खुद की सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज अभी फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं index.js। एक ये नया हमने फाइल क्रिएट किया। JS मतलब जावास्क्रिप्ट आपका एक्सटेंशन है बिकॉज आपका रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज रखते हैं, import react from react। मैं कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल प्लगइन्स होते हैं। ये ब्रैकेट ES7 और मटेरियल आइकन, पिटी आइकन, टैब 9, ये। और अगर आप फ्यूचर में API टेस्टिंग करना चाहते हो तो थंडर क्लाइंट भी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके कोड को और एफिशिएंट बनाने में, और काफ़ी फास्ट टाइपिंग आपको रिकमेंड करता रहता है, ऑटो कंप्लीट बेसिकली। इंपोर्ट रिएक्ट, और दूसरा है इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। डॉम की सारी चीज़ कैपिटल होंगे, फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम इंपोर्ट, और जब हम रिएक्ट बना रहे हैं, अगर आप HTML CSS ने आपने पहले किया होगा तो आपको पता होगा कि
हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग डालते हैं HTML CSS की तरह। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा, बिकॉज़ जब भी आप ये फाइल अपने वेब पे रन करते हैं, जब आप इसको वेब पे रन करते हैं, तब इसको आपके एडिटर को, आपके जो ब्राउज़र है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा वाला फाइल, मतलब इसको किस तरीके से रन किया, क्योंकि HTML में भी आपको जावास्क्रिप्ट देखने को मिल जाता है और आपको रिएक्ट में भी जावास्क्रिप्ट देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के सिंटैक्स में काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि सिमिलर रहते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो डिफरेंट होती है। तो कई बार वो चीज़ें क्रैश हो जाती है। जब आप इंपोर्ट रिएक्ट करते हैं, तो बेसिकली जो आपने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया है, जो यहाँ पे हमने पैकेज इंस्टॉल, जो रिएक्ट ने ऑटोमेटिक कर दिया है, वो रिएक्ट, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर को उस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको किस तरीके से रन करना है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैकएंड में ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो फेसबुक ने बनाया है, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट करते हैं। बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ कि आपको जो भी आप पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, अगर आप आइकन्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर स्टाफ इंस्टॉल करना चाहते हैं, राउटर इंस्टॉल करना चाहते हैं, राउटर मीन्स जो आप बेसिकली आपके जो URLs वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, वो इंस्टॉल करेंगे। आपको यहाँ इंस्टॉल करने के बाद आपका काम वहाँ खत्म नहीं हो जाता, आपको बेसिकली यहाँ इंपोर्ट भी करना होता है, बताने के लिए कि आपको इस पर्टिकुलर फाइल में या इस पर्टिकुलर जगह पे आपको ये पैकेज की नीड है। सो इसके बाद हम एक क्रिएट करेंगे फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली फंक्शन नहीं है, ये हमारा कंपोनेंट है, बट इसे फंक्शन की तरह हम इसे फंक्शन करके लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, और भी कांस्टेंट वेरिएबल करके आप डिफाइन कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। तो फंक्शन ऐप, और इसके बाद हम ये क्लिक करते हैं, और यहाँ पे रिटर्न 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 बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है। आपको पता, जब भी आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसमें आपको रिटर्न करना होता है। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपके ब्रेस ब्रैकेट्स है, इसकी जगह आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तब आप रिटर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई इशू भी नहीं होता है। सो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, हम एक टैग क्रिएट करते हैं h1 का, जिसकी हम अपनी नॉर्मली HTML में करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और बेसिकली कंट्रोल ऑल्ट दे, या फिर यहाँ पे आप टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं npm स्टार्ट। आप कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रिएक्ट में स्टार्ट करने के लिए है npm स्टार्ट। ये होगा। चलिए, जब तो थोड़ा रन कर, तो हम चीज़ें दूसरा देख लेते हैं। और इसके बाद फिर एक और, जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्ट डॉम का इस्तेमाल किया, तो हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट टॉप डॉट रेंडर। अब डॉट रेंडर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक फाइल दिखाया था पब्लिक में HTML, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फाइल है, ये है रूट, id.root। तो इसका मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे इसका क्या यूज़ है। तो बेसिकली देखिए, ये रन हो गया है, तो स्टिल हम इसे थोड़ी देर बाद देखते हैं। सो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर का इस्तेमाल हम करेंगे, और बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें रन करना है, जैसे यहाँ पे कॉमा करके हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर हमें लिखना है रूट। अब इसके अंदर हमने रूट लिखा, अब यहाँ पे एक एरर है। अब देखिए, यहाँ पे एक एरर आ गया। अब एरर क्यों है? क्योंकि हमने एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाया है, बट हमने इसको, अभी हमें कंपोनेंट को जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में रन करना है, तो हमें हर एक चीज़ को बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा कंपोनेंट रन करना है, कौन सा कंपोनेंट रन नहीं करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप, बिकॉज ये कंपोनेंट है, तो आप कोई फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं, कंपोनेंट है। अगर आप इसे नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, तब ये काम नहीं करेगा। ये आपको एरर, हालांकि यहाँ पे कंपाइल कर रहा है, लेकिन अगर आप इससे जाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, कंसोल में, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, बिकॉज ये एक कंपोनेंट है, कोई फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाइए। जिस तरीके से हम हमारे इसमें HTML में और CSS, HTML में हमें क्लोजिंग टैग्स होते हैं, उसे इस तरीके से करके इसे आपको क्लोज की तरह डालना। अब आपने इसमें क्लोजिंग टैग कर दिया, अब ये कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको ये एक कंपोनेंट की तरह रेंडर करेगा। अगर आपने यहाँ पे ये नहीं डाला है, आपने इसको क्या बोलते हैं, HTML की तरह क्लोजिंग टैग्स नहीं दिए हैं, तो एक फंक्शन की तरह करेगा। बट डेफिनेटली हम एक रिएक्ट पे हैं, तो वो फंक्शन बेस पे नहीं, कंपोनेंट बेस पे काम करता है, बिकॉज एक कंपोनेंट लोड करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इसीलिए ये इसे एज अ कंपोनेंट ही लेगा, ना कि ऐसा फंक्शन लेगा।
तो उसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, वो है CSS। रिएक्ट में भी आपके होते हैं CSS, तो हम इस फाइल का नाम रखते हैं style.css। सो सबसे पहले आएगा बॉडी, और उसके अंदर आएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम कलर, मुझे कलर है हैश, कलर का नाम है 333945। सो ये कलर है मेरा, इस कलर को यूज़ करते हैं हम। और दूसरा एक और हम यूज़ करेंगे H1 टैग्स के लिए। H1 टैग्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और इसका हम कलर रखेंगे वाइट। बेसिकली कलर का, हाँ, कलर वाइट के लिए है एफ 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 या हो गया था। और उसके बाद हमें हम यहाँ पे कुछ बटन्स भी बनाएंगे, बिकॉज ये एक डिज़ाइनिंग पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे होगा बटन, और उसके अंदर हम रहेगा बैकग्राउंड कलर डालेंगे। हम एक बैकग्राउंड कलर डालेंगे, उसका हम रखते हैं हैशटैग 26EAE60। यस, हाँ, ये कलर। सो उसके बाद बॉर्डर्स होंगे उसमें। बॉर्डर बॉर्डर्स के लिए हम बॉर्डर नहीं डालते तो बेहतर रहेगा, नन। और कलर कलर हम रखते हैं इसका वाइट, बेटर रहेगा। ओके, कलर आ गया है। सो कलर के बाद एक और चीज़ होगी पैडिंग, इम्पॉर्टेंट है। 15 पिक्सल्स, बिकॉज 2 बटन्स रहने वाले हैं हमारे, और 30 पिक्सल्स। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर में रहेगा, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन भी होना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन, और वो रहेगा हमारा, या फिर नहीं रखते बेटर रहेगा, ना रखते तो बेटर होगा, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट, वो थोड़ा सा उसमें डालना पड़ेगा। फॉन्ट साइज रखते हैं, फॉन्ट साइज मेरे हिसाब से 20 पिक्सल्स इनफ रहेगा। तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, ये इतना हो गया। एंड उसके बाद हमें जाते हैं हम अपने इंडेक्स पेज पे। इसे क्लोज कर देते हैं। इंडेक्स पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल इंपोर्ट करना है। बेसिकली आपने तो यहाँ पे फंक्शन अपने ये CSS बना दिया है, जिस तरीके से हम HTML में करते थे। हम हमें उसे इंपोर्ट, मतलब हमें उसको डिफाइन करना पड़ता था कि कौन से CSS को हमें अपने दूसरे जितने भी हमारा जो मेन है HTML, उसमें डिफाइन करना पड़ता था कि हमें कौन सा कहाँ से स्टाइल चाहिए। तो हम इसको भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इस पैकेट। और हम डालेंगे एक डायरेक्टरी पैक, पीछे जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे style.css क्लोजिंग। सो हम यहाँ पे इस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। style स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, इसको सेंटर में रखते हैं हम लोग। और इसके बाद हम एक बटन भी बनाते हैं, जिसे हम नाम देंगे, बेसिकली यहाँ पे आपको, इसकी नॉर्मली आप बूटस्ट्रैप वगैरह करते हैं या फिर CSS करते हैं, तो आपको बेसिकली जिस तरीके से आप बटन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे भी बटन को आपको डिफाइन करना है, बटन। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू बटन, और यहाँ पे हम लिखेंगे हे। सो इट्स शोइंग एरर। सो यहाँ पे अब एरर दे रहा है, बिकॉज क्यों एरर इसलिए दे रहा है, बिकॉज आपको एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है कि आपका जो रिटर्न कीवर्ड है, जो हम यहाँ पे रिटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट को रिटर्न करता है। आप कितने भी कंपोनेंट बना सकते हैं, लेकिन रिटर्न कीवर्ड में हम सिर्फ एट द एंड एक ही कंपोनेंट को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कंट्रोल X करेंगे। यहाँ पे हम ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, और यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, बिकॉज div एक कंपोनेंट की तरह ही काम करता है। div एक कंपोनेंट ही है, तो इसे, इसके अंदर आप चाहें जितने चाहें आप कंपोनेंट्स बना दें, लेकिन एट द एंड रिटर्न कीवर्ड उस एक ही कंपोनेंट, एक मेन जो डिवीजन होगा ये वाला, इसी को ही रिटर्न करेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी अंदर के कंपोनेंट्स हो गए, जिसकी एक तरीके से ये पेरेंट की तरह काम करेगा, और उसके अंदर के जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम भी करते हैं।
सो जैसे कि यहाँ पे हम देख लें, इसलिए यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड और हे, जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट हो गया और ये हमारा एक बटन हो गया। उसके बाद उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे app.js। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्मॉल ऐप मत डालना, कैपिटल ऐप डालना, बिकॉज स्मॉल ऐप डालने, क्योंकि स्मॉल अगर ऐप डालोगे तो रिएक्ट के अंदर उसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं जिसमें स्मॉल ऐप का इस्तेमाल, स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल ए का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ऐप से डिफाइन होते हैं। अगर आपने इसको डाल दिया तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा, बिकॉज वो बैकएंड के फंक्शंस कुछ होते हैं, जैसे कि जब लैंग्वेज क्रिएट होती है तो उस टाइम पे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे कैपिटल का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे सेम चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, इंपोर्ट रिएक्ट हर फाइल के लिए आपको अ, ये सब चीज़ें लिखनी, जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो लिखना पड़ेगा, ताकि आप इसे वो क्या बोलते हैं, यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं। सो बेसिकली हम एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन है इसे हम यहाँ से उठाते हैं, इसे सिर्फ रेंडर फंक्शन के लिए रहने देते हैं और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल पी। सो फंक्शन का ये जो कंपोनेंट है, फंक्शन वर्ड मुझे सही नहीं लग रहा है, इसी जगह मैं यूज़ करता हूँ कांस्टेंट ऐप इक्वल टू, या सो परफेक्ट, ये ऐसा हो गया, ये सही से काम कर रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम और है, बिकॉज आपने ये कर दिया है, यहाँ पे दिखा रहा है ऐप इज नॉट डिफाइंड। इसकी वजह ये है क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना होगा। अब एक तरीका ये है आपका कि आप ही चाहें तो इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कांस्टेंट वर्ड को हटाना पड़ेगा। मैं यूजुअली ऐसा इस तरीके से नहीं रखता, यूजुअली मोस्ट ऑफ डेवलपर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। आपको एक ही आपको एक्सपोर्ट की टेंशन नहीं रहेगी और आप यूजुअली आप आराम से कोड लिख सकते हैं। यूजुअली डेवलपर्स जो होते हैं वो नीचे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, सॉरी ऐप। सो ओ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमें कॉल बैक देना भूल चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉल बैक भी देना है, इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जब अगर आप इसे नीचे की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसके इसे कॉल बैक देना कंपलसरी है। कॉल बैक नहीं देंगे तो वो एरर क्रिएट करेगा। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ने से पहले एक काम कर, आगे बढ़ने से पहले हम इससे एक और चीज़ करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें डालते हैं, बिकॉज हम 2 बटन क्रिएट करने वाले हैं तो उसमें मार्जिन वगैरह भी होना चाहिए। मुझे अभी याद आया, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप, आई थिंक ये रहेगा 5 पिक्सल्स, और मार्जिन, मार्जिन फ्रॉम राइट, मार्जिन फ्रॉम राइट, ये भी हम 5 पिक्सल्स रखते हैं, ये इतना इनफ रहेगा। सो उसके बाद हमें एक और इसके बाद हम, जैसे कि हमने यहाँ पे बटन बना के रखा हुआ है, हम एक और यहाँ पे बटन क्रिएट, बिकॉज यहाँ पे हम कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, हमें यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है कंपोनेंट्स। हम एक एक चीज़ को एक एक जितने भी हमारे चाहे नेविगेशन बार हो कोई भी वेबसाइट में, जैसे कि यहाँ पे नेविगेशन बार हो गया, यहाँ पे सेक्शन हो गया, इसके अंदर हमारे जितने भी लिंक्स वगैरह हो गए, हम इन सबको एक कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज हो गए, इन सबको एक कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें रिएक्ट में मिलती है। सो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो बटन यहाँ लिखने की जगह हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम बटन रखेंगे, बटन डॉट जेएस, कॉमा मत डालिएगा, डॉट डालिएगा। सो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होगी, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, या इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डालेंगे कांस्टेंट बटन, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे बेसिकली यहाँ आना है और कॉल बैक, हमें कॉल बैक भी डालना है। कॉल बैक डालने के बाद आपको यहाँ पे, या कॉल बैक डालने के बाद आपको यहाँ पे सेम चीज़ आप सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप अगर एक फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। एक और चीज़ है, एक और यहाँ पे, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट
ओपन कर सकते हैं, तब आपको रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तब आप सिर्फ एक ही तब आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक है तो हम इसमें यहाँ पे एक इस तरीके से भी कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन और क्लास। अब यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हम HTML में पढ़ते हैं, तो HTML में हमें क्लास रहता है, क्लास नेम नहीं रहता है, सिर्फ वो नॉर्मल क्लास रहता है। और उसके बाद हम जब भी कोई भी आगे हमें उसमें डालना होता है, क्या बोलते हैं, जैसे कि हमें स्टाइल में डालना होगा तो हम वैसा डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि टाइटल में बताता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टाइल लिया, तो यहाँ पे HTML में क्या होता है, ये टेक्स्ट डैश स्मॉल a अलाइन ऐसा होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई डैशेस नहीं होते, कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ के। बाकी सब में आपका जो फर्स्ट लेटर होता है सेम HTML की तरह, बस उसमें चेंजेस यही रहते हैं कि जो फर्स्ट डैश के बाद जो लेटर होता है इसके अलाइन वो कैपिटल होता है, बिल्कुल इस तरीके से। सो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास। क्लास नेम में आप यहाँ पे जो हम ऑलरेडी CSS का रखे हुए हैं, हम इसे बटन डालेंगे और इसको क्लोजिंग टैग डालना है और यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। हम इसे आगे जाकर हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, बिकॉज हमें यहाँ पे डालना है टाइटल। अब ये टाइटल वर्ड इसलिए डाला हूँ ताकि ये जैसे आप यहाँ पे एक अपने फंक्शन के अंदर बटन का जो यहाँ पे आपको ब्रेक कर जिसके अंदर आप फंक्शन कोई भी वर्ड डालते हैं तो एज अ वेरिएबल उसे वो यूज़ करता है। अब यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं ऐसे टाइटल बटन। और फिर हम अपने ऐप में जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारा बटन है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बटन है, तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जिसकी यहाँ पे हमने जस्ट अ सेकेंड, दे रहा है ऐप इज नॉट डिफाइंड बाय टर्मिनल npm स्टार्ट। इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो चुका है। ऐप इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एक एरर दे रहा है, इसका रीज़न ओके फंक्शंस फॉर ऐप या ओके। सो यहाँ पे मैंने ऐप इंपोर्ट नहीं किया है। अब मुझे ध्यान आया, जब आप कोई भी चीज़ इससे यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ से कंपोनेंट इसको यहाँ से हटा के मैंने यहाँ कर दिया था, तो मुझे एक चीज़ यहाँ करनी थी, वो था मुझे ऐप को यहाँ इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट डायरेक्टली हम पीछे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सेम डायरेक्टली में यहाँ ऐप डॉट ऐप इंपोर्टेड नहीं इंपोर्ट। तो स्टिल इज गिविंग एरर। इसके पीछे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, यहाँ पे बटन है, बटन को भी इसके यहाँ पे बटन है, यहाँ पे बटन को भी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास डिफ़ॉल्ट बटन, ये इंपॉर्टेंट चीज़। कई बार ऑटो कंप्लीट भी इशू दे देता है बटन, या दैट्स ओके, या ठीक है। बट स्टिल ये ऐप क्यों नहीं कर रहा है, इसको यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे करते हैं, इस पे आगे डिबग करते हैं हम इसे, बिकॉज बग्स आते रहेंगे और अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको डिबग करना आना चाहिए। बट हम मेन आगे मेन कंप्लीट करते हैं, देन हम इसके लास्ट में डिबग भी कर देते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है ये। अब एक और चीज़ है यहाँ पे,
जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम में बटन डाला हुआ है। सो ओके, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बटन की स्पेलिंग PUTON होती है। यहाँ पे मैंने रीनेम कर देता हूँ, क्यों नहीं। ओके ओके, अब ठीक है, फाइल का नाम नहीं गलत था। ओके, तो अब ठीक है। हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे, जिसकी यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जब आप इसे अपने प्रेस ब्रैकेट्स में डालते हैं और यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, तो इसके बाद ये एज अ वेरिएबल एक्ट करता है। तो जब अब हम यहाँ पे इसे बटन लिखेंगे, जब हम इसे यहाँ पे अब हम इसे कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एक अलग कंपोनेंट बन गया ऐप की तरह, तो हमें इसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्ट बटन फ्रॉम, इधर to पीछे आएंगे एंड बटन। सो आई गेस ऐप का भी यही प्रॉब्लम है, इम्पोर्ट ऐप होना चाहिए, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम, इधर के पीछे ऐप। सो या ये हो गया है, बिकॉज मिस्टेक ये थी कि बिकॉज हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया था, इंपोर्ट हमने गलत तरीके से किया था। कोई भी कंपोनेंट को आप जब इंपोर्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले कंपोनेंट का नाम, इंपोर्ट के बाद कंपोनेंट का नाम डालना पड़ेगा, आपको कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, उसके बाद उसका फाइल डालना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली फाइल डाला था, मैं डायरेक्टली कंपोनेंट का नाम नहीं डाला था, इसलिए वो एरर क्रिएट कर रहा था। अभी आप इसे रिलोड करेंगे, दिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हमने बटन जो क्रिएट किए गए थे, सॉरी यहाँ पे जो हमने बटन बनाया था, कंट्रोल सेट सेट या, तो यहाँ पे एक बटन आ गया। एक और चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। सो हमने यहाँ पे एक और बटन क्रिएट किया, इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड, और इसका नाम रखते हैं iOS। सो ये एंड्रॉयड iOS करके दो एक अलग से हमारे वो आ चुके हैं, बटन्स आ चुके हैं। अब इसमें, अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे अलग अलग इसको बटन डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अगर हमें एक ही कंपोनेंट में, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी नया कंपोनेंट क्रिएट किया गया, अगर हमें इसे एक ही तरीके से करना है, तो हम कैसे इसको करेंगे? तो उसे करना बहुत ईजी है। जैसे हम यहाँ पे अगर डाल दें, जिसकी यहाँ पे हम पहले सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं जो हमने क्लोज किया था, बटन फ्रॉम टॉप बटन, जिस तरीके से हमने यहाँ किया था, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल जिस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टैग होता है, उसी तरीका हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, जो हालांकि मैंने यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं दिया है बटन को, सिंपली सिंपल रखा हुआ है, सिर्फ बटन डाल के रखा हुआ है। तो ये और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा आ गया। अगर ऐसा करेंगे और हम यहाँ पे एक और डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइटल डालते हैं हम, तो प्ले स्टोर एंड्रॉयड ही डालते हैं, एंड्रॉयड। सो इट्स सॉरी, इधर आएगा क्लास, सॉरी ऐसा नहीं करते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने बटन डाल दिया है, तो टाइटल के अंदर हम यहाँ पे इसको बटन डाल देंगे, एंड आफ्टर दैट हम इस चीज़ को यहाँ पे लाएंगे, और जिस तरीके से वेरिएबल की तरह काम करेगा, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको लेकर आते हैं। हम इसको लिखते हैं क्लास नेम, इसको हम लिखते हैं टाइटल, सॉरी क्लास नेम नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया है, तो हम इसको लिखेंगे टाइटल, और हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ लिखेंगे हम एंड्रॉयड। तो यहाँ पे और देखिए एंड्रॉयड करके आ गया, और इसको हम एक और बार कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, यहाँ लिखते हैं iOS। सो ऑटोमेटिकली iOS आ गया। तो हम जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम में हमने बटन क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने सेम लाइन के अंदर हमने बटन बनाया था, और उसको हमने डिफाइन किया था अलग अलग। हमने उस चीज़ को हमने सिंगल कंपोनेंट में डाल दिया है, और वहाँ पे CSS ऐड किया है। बस हमने ये छोटी सी चीज़, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है टाइटल, और उससे हमने यहाँ पे जो बटन का जो प्लेस है, जहाँ पे एक्चुअली में हमें लिखना होता है कि दिखाना होता है कि कौन सा बटन है, उसी में हमने टाइटल लिख दिया, और हमें सिंपली यहाँ पे जाना है और इसे
चेंज करना है। यहाँ पे टाइटल के अंदर इसको लिखना है एंड्रॉयड iOS, और ऐसे करके आप कितने भी बटन्स बना सकते हैं, बिकॉज बटन आपका एक कंपोनेंट हो गया और उस कंपोनेंट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक्स है कि किस तरीके से आपका रिएक्ट वर्क करता है, किस तरीके से कंपोनेंट्स वर्क करता है, किस तरीके से आपको चीज़ें रेंडर करना होता है, जिसकी आप देख सकते हैं कि एक बटन बटन एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट का हमने यूज़ किया इस ऐप के अंदर, और ये जो ऐप पूरा एक कंपोनेंट है, इसको बेसिकली ऐप नहीं, हमारा जो प्रोजेक्ट है इसे आप डेफिनेटली हमारा ऐप भी कंपोनेंट है, हम इसे रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारे एक पेरेंट और चाइल्ड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि उस पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड और उसके अंदर एक और वैसी सारी चीज़ें बनी हुई है, और आपको मेन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली जब आप ये ऐप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। HTML वगैरह में आपको यही चीज़ अगर आप रखेंगे तो आपको कंपोनेंट की नहीं, आपको पूरा एक बटन अलग से सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसे रन करना पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे आप कंपोनेंट्स वगैरह के ऊपर आप इसे बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि हमारा सिर्फ ये हमारा हो चुका है। एक और चीज़ यहाँ पे हम छोटा सा ये काम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे टाइटल के अंदर डाल दें नथिंग, मतलब हमने इसको एक डिफाइन कर दें नथिंग की तरह, और उसके बाद हम ये ऐप में जाएं, यहाँ पे हम एक और सी और पी करें, और यहाँ पे हम कुछ डिफाइन ना करें। अगर यहाँ पे हम कुछ डिफाइन नहीं करें तो डिफ़ॉल्ट जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है, एक तरीके से आप वेरिएबल पे जैसे कि हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग में, कि अगर ये चीज़ अगर इसमें वैल्यू नहीं रही तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप रिएक्ट में कर सकते हैं। टाइटल में मैंने डाला है नथिंग, तो अगर आपने टाइटल के अंदर कुछ डाला नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वो नथिंग ही प्रिंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये बस आपके नॉलेज के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके से आपका रिएक्ट वर्क करता है। तो उसके बाद आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से आप इसे यूज़ करते हैं। सो हम एक अभी हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, छोटा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट रहेगा वो। एक साइट वेबसाइट रहेगा जिसमें आपको पूरी तरीके से आपको बताया जाए, जिसमें हम यही कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा बेसिक एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें कुछ चीज़ें होंगी, सेक्शंस वगैरह होंगे। तो हम इसे क्लोज डाउन करते हैं एंड इसे भी क्लोज करते हैं। सो प्रोजेक्ट्स खोलते हैं। सो प्रोजेक्ट सो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है टेम्पल वेबसाइट करके है एक सेकेंड, सो सेक्शन में एक सेकेंड के लिए मैं अनस्क्रीन कर देता हूँ। सो आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, जरूर स्क्रीन दिख रही है। सो हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम कई सारे उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है HTML का, सो दैट बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। जिस तरीके से अभी रिसेंटली आपको बताया कि हमने यहाँ पे एक जिस तरीके से हमें चीज़ें रेंडर करनी होती है, जो हम यहाँ पे पब्लिक में हमारा HTML जो है index.html, तो यहाँ पे चीज़ रहती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रूट जो ये चीज़ को रेंडर करता है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी इंपोर्ट ऐप करके रखा है। इतना बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हम इसमें खुद बनाएंगे कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। सो हम सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, अपने रिएक्ट से, रिएक्ट इंपोर्ट करने से स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट। उसके बाद हमें दूसरा काम करना है, हमें इसे डिफाइन करना है, कॉन्स्टेंट ऐप, constant ऐप इक्वल टू, और इसके बाद
कॉल बैक एंड कॉल बैक और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर आपको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो नहीं कर सकते, और मैं बताया अगर आप रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ब्रेस ब्रैकेट की जगह नॉर्मल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। मुझे आदत इसी तरीके से यूज़ करने की है, तो मैं इसी तरीके से इसको आगे यूज़ करूँगा। बेसिकली आपको बताया कि रिटर्न के अंदर आप सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। तो डिवीजन हम डालेंगे और इसके अंदर h1 टैग रखेंगे, और यहाँ पे मैं डालता हूँ, उसका अपना नाम डाल देता हूँ और इसे हम रन करते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npm स्टार्ट, इसे रन करते हैं। इसे रन करते हैं। Imported app doesn't support, अब यहाँ पे क्या इशू दे रहा है? constant app, ओह सॉरी, एक्सपोर्ट करना भूल गया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। तो याद रखिएगा, जब भी आप इसे कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो आपको उसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका बहना, तो आपको उसको एक्सपोर्ट भी करना होता है, बिकॉज अगर आप इसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कंपोनेंट रीड ही नहीं कर पाएगा और यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। बिकॉज ये क्या बोलते हैं, ये ऐप तो रेंडर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऐप है ये इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो ये इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट रहने का इसका कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज हमने उसको वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो भी क्रैश होगा। अगर आपने इंपोर्ट किया और उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है तो दूसरे कंपोनेंट में जा ही नहीं पाएगा और वहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार है, हम इसे भी देते हैं import react from react, या और यहाँ पे एक और हम रखेंगे कांस्टेंट navbar इक्वल टू, और बैक हम डालेंगे, और याद से आज अभी एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, लगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar। सो यहाँ पे हमने इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? ओके सॉरी, क्लास नहीं, सिर्फ navbar। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसमें जाते हैं। ये आपको CSS फाइल, आपका जो HTML फाइल, अगर आपको प्रोजेक्ट को खुद से वापस से बनाना है तो आपको ये CSS फाइल में आपको गिटहब का लिंक बाद में नीचे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे तक पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करना होगा एंड पेस्ट इट। सो ये आपका ये पूरा हो गया है एंड इसको अब देखते हैं। ओके, एक चीज़ भूल रहा हूँ, वो है मुझे यहाँ पे इसे कहाँ गया इंडेक्स। तो यहाँ पे मुझे navbar भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट navbar फ्रॉम navbar, और इसका यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हमें डालना होगा, वो होगी, सो इसे यहाँ इंपोर्ट नहीं करते हम लोग, इसे हम ऐप में इंपोर्ट करते हैं, सो दैट ये इजीली क्या बोलते हैं, बेसिकली हमें वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा इंपोर्ट अलग अलग एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे ऐप में कर दें तो बेसिकली सिंगल ऐप में हम इसे सिर्फ ऐप ही रहेगा वहाँ पे, और हम इसे इजीली देख भी पाएंगे। इंपोर्ट navbar फ्रॉम डॉट स्लैश navbar। ओके,
तो यहाँ पे आ गया है, और अभी हमें यहाँ पे इसके नीचे हम इसे नैप बार को इम्पोर्ट करते हैं। नैप बार, so you attempt to import a okay, sorry, uh, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है थोड़ी सी। इसमें नैप पास डॉट स्लैश नैप एक डायरेक्टली आपको किसी जाके यहाँ पे नैप पार को इम्पोर्ट करना होगा। सो अब ये परफेक्टली फाइन है। या कुछ वार्निंग वगैरह है, इससे आप नोट भी कर सकते हैं। आपसे वो चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका नैप बार आ चुका है, बट ये वैसा नैप बार नहीं है जैसे ये मैंने सोचा है, बिकॉज ये विदाउट सी एस एस नैप बार आया है। तो अब हम इसे सी एस एस के लिए क्या करेंगे, वापस इधर जाएंगे। सो यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है। अगर बेसिकली जब भी आपको अपने सी एस आप अगर लोकली आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको अलग से सी एस एस फाइल बनानी पड़ती है, जिस तरीके से एच टी एम एल फाइल बनाते हैं, और आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे डिफाइन करना होता है कि कहाँ पे आपको सी एस एस का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे हम यहाँ कंट्रोल सी करेंगे और हमारा जो एच टी एम एल फाइल है वहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे। इसके नीचे कर देते हैं। आप इसे कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, बट आपको पेस्ट करना। देखिए एग्जैक्टली वैसा जैसे हम मैंने यहाँ पे सी एस एस अपना क्या बोलते हैं, हमारा जो ऑनलाइन फाइल है बुटस्ट्रैप का, उसको हमने अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में फीड किया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार आ गया है। तो हम ऐप में जाते हैं और इस चीज़ को हटा देते हैं। ये इसका कोई यूज़ नहीं, सिर्फ ये नेविगेशन टैग रहता है। तो जिस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे एक और हमने कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है। अगेन नैप कंपोनेंट ऐप के अंदर है, और ऐप जो हमारा कंपोनेंट है वो मेन हमारा रन करेगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। वो बेसिकली पेरेंट क्लास की तरह काम करेगा, और हमारा नैप बार है वो चाइल्ड क्लास की चाइल्ड कंपोनेंट की तरह काम करेगा। हम एक और चीज़ यहाँ पे लेते हैं, फुटर। फुटर भी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड उसके बाद हमें फुटर बनाना, एक ये बनाना है वेरिएबल कंपोनेंट कांस्टेंट फुटर इक्वल टू कॉमा, हम कॉल बैक वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। और डेफिनेटली वापस से इंडेक्स पेज में जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फुटर फुटर फुटर, या यहाँ पे ऑलरेडी फुटर बना के रखा हुआ है, और यहाँ हम इसे पेस्ट डाउन कर देंगे। अब हालांकि जब मैंने नैप कार बनाया, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की हुई है। अगर किसी को दिख रहा है तो बोल सकता है कि यहाँ पे मैंने सी एस एस में ही यहाँ कहीं मिस्टेक है। अगर किसी को पता है क्या है तो बता सकता है। एनीवन? तो नहीं, तो शायद कोई नहीं बताएगा, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास का इस्तेमाल किया। अगर मैं इसे जिस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ और अपने कंसोल में जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे हर जगह इनवैलिड प्रॉपर्टी क्लास डिड यू मीन क्लास नेम आ गया। बिकॉज डेफिनेटली हम यहाँ पे जब मैंने इंपोर्ट किया था अपना रिएक्ट को, तो ऑटोमेटिक जैसे मैं बताया था कि जो भी रिएक्ट को इंपोर्ट आप करते तो ऑटोमेटिक रिएक्ट अपने ब्राउजर को जो भी आपका ब्राउजर है जहाँ पे भी आप इसे रन करें, ऑटोमेटिक उसको बता देता है कि ये रिएक्ट आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट के ऊपर बेस है। तो आपको बेसिकली उसको जितने भी फंक्शन वगैरह प्रोवाइड करके आपको बता देते। तो यहाँ पे क्लास का इस्तेमाल किया। बेसिकली आपको याद होगा तो हम HTML में क्लास का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, हमारा रन प्रॉपर कर रहा है। बट जब आप इसे लाइव लेके जाएंगे और उसमें कोई फंक्शनैलिटी कराएंगे तो वहाँ पे वो एरर देगा। तो हमें यहाँ पे क्लास नेम का इस्तेमाल करना है, ना कि क्लास का, और नेम का N कैपिटल होगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ जहाँ क्लास है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सो हमने यहाँ डाल दिया। अब इसे लोड करते हैं कंपोनेंट को, एलिमेंट में जाते हैं,
सो कोई एरर नहीं है, वापस से सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है बिकॉज हमने जिस तरीके से जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है रिएक्ट का हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। सो अभी ये हमारा एक बन चुका है, नेविगेशन बार हमारा बन चुका है। इसके बाद हमारा एक फुटर है, फुटर में भी सेम चीज़ें, क्लास नहीं रहेगा, क्लास नेम रहेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। सो ये आ गया यहाँ पे फुटर एग्जैक्टली। अगर किसको पता है अभी हमें ये फुटर को अगर हमें शो करना है तो कहाँ पे इसे इस कंपोनेंट को कहाँ पे हमें दिखाना होगा? एनीवन तो बता सकता है? अ, हाँ, ऐप में इसको इंपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली इसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट फुटर, फुटर फ्रॉम फुटर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है फुटर। टैब में जो भी आपके प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं बेसिकली। फुटर का इस्तेमाल करेंगे और ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे एरर दे रहा है, हम देखें टर्मिनल में। इसको सेकंड से क्लोज डाउन कर देते हैं और वापस से npm स्टार्ट। सो फुटर वॉज नथिंग इन देयर। सो इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट भी कर दिया है। सो अभी क्या होगा? चेक तो है, यहाँ पे भी सही है। फुटर में फुटर भी डाला हुआ है, एक्चुअली कंपोनेंट की की ऐप में जाएंगे। तो वी स्टिल नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम विंडो। ओके, सो हमने रिटर्न नहीं किया है फुटर में, हमने डायरेक्टली क्या बोलते हैं जो ब्रेस ब्रैकेट्स होते हैं उसका यूज़ कर दिया है। तो आपको बता दूं, अगर जब भी आप ब्रेस ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉर्मल ब्रैकेट्स का। जब आप नॉर्मल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके यहाँ पे हमारा ये फुटर आ चुका है। तो हालांकि ये क्या बोलते हैं ऐप के नीचे, और एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आपको। जब भी आप जैसे कि नेविगेशन है, इसके नीचे आप फुटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी सीक्वेंस में आएगा। अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे कोई कार्ड सेक्शन का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे कार्ड सेक्शन लिख दूंगा तो फुटर के नीचे कार्ड सेक्शन आएगा, ना कि ऑटोमेटिकली वो फुटर है तो वो नीचे आएगा। आपको बेसिकली कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसमें कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रहेगा। अगर नेविगेशन के नीचे आपने फुटर रखा है तो नेविगेशन के नीचे ही फुटर आएगा। अगर आप फुटर को आप ऊपर कर देते हैं, कंट्रोल की, तो ऑटो देखिए, तब नेविगेशन नीचे आ जाएगा और फुटर ऊपर आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप इसे नीचे ही रखिए। अपने जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं उसे बराबर अपने सीक्वेंस के हिसाब से रखिए, नहीं तो वो क्रैश डाउन हो जाएगा। कुछ लैंग्वेजेस वगैरह है जहाँ पे आपको ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब वहाँ पे फुटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसे आप अगर लिख देंगे तो ऑटोमेटिक वो उसी चीज़ को कंसिडर करेगा, उस कंपोनेंट को उसी जगह पे रखेगा, आपको दूसरी जगह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चाहे कितना भी आप ऊपर नीचे करें, बेसिकली ये काम फंक्शन में होता है। तो ये हमारा फुटर हो गया। अब इसके बाद हमें एक और सेक्शन बनाना है, यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है। हम यहाँ पे आते हैं, सेम चीज़, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्टेंट हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन, और अपना कॉल बैक वैल्यू हम डालेंगे। और यहाँ पे अभी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे सो दैट यहाँ पे हमारा ऐप वापस से क्रैश ना हो जाए।
तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ है, जंबो सेक्शन या तो इधर जंबो ट्रेन है, इसे हम यूज़ करते हैं तो सी एंड यहाँ पे ये सेक्शन के अंदर आएगा। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट वो है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हीरो सेक्शन। तो यहाँ पे आ गया एंड देन आपको यहाँ पे कंट्रोल वी करके आप इसे पूरा सा पेज कर दीजिए। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है। अगर आपको फाइल आपको कैसे मिल ही जाएगी, कुछ हफ्ते बाद में आपको लिंक मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे बना दिया, नया फाइल बना दिया। अब यहाँ पे हीरो सेक्शन है, यहाँ पे एक और चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो है क्लास की जगह हम लिखेंगे क्लास नेम। सी कंट्रोल की कंट्रोल की कंट्रोल की। सो ये हमारा हो गया, हीरो सेक्शन को हमने इंपोर्ट कर दिया। इसे सेम चीज़ को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। हीरो सेक्शन फ्रॉम हीरो, इसका यूज़ करेंगे हम फिर के नीचे हीरो सेक्शन, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आ गया हमारा एप्स लुक। सो एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया था कि इसमें यूज़ किया है। बेसिकली HTML का भी इस्तेमाल हमने किया है, जिससे कि दिखाया था कि अगर आप HTML कोड भी आप रिएक्ट में लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप HTML कोड भी लिखते हैं रिएक्ट के अंदर, तो भी आपका वो कोड रन करता है। इसीलिए आपका कोड रन करता है बिकॉज आपका HTML में भी आपके कुछ जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स होते हैं, बट एट द एंड जब उससे आप प्रोजेक्ट पे आप फंक्शनैलिटी लेकर आ जाएंगे, अब जैसे कि नेविगेशन बार में मैं यहाँ पे फंक्शनैलिटी लेके आ जाऊँ कि होम पेज के लिए, और जो यहाँ पे राउट आ जाएगा, मतलब जैसे कि आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम का अलग से राउट क्रिएट होगा। लोकली भी अभी चीज़ें क्रिएट होती है, तो जैसे कि फंक्शनैलिटी बेस पे आ जाएगा, तब वो ऐप वहाँ पे क्रैश डाउन कर देगा। बिकॉज हालांकि वो हालांकि वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, लेकिन उस कंपोनेंट को लोड नहीं कर पाएगा बिकॉज वो डबल कंपोनेंट हो जाएगा और उसके ऊपर ओवरलैप होने की वजह से वो क्रैश डाउन कर जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो HTML टैग्स और जावा रिएक्ट के टैग होते हैं, मोस्ट ऑफ देम सिमिलर होते हैं, लेकिन कई बार उस टैग के अंदर की, जिसकी हमने यहाँ लिस्ट व्यू का इस्तेमाल किया है, ए का एरिफ का इस्तेमाल किया हुआ है, ये सारे टैग्स आपको HTML में भी मिल जाएंगे। लेकिन जब इसके अंदर हम आ जाते हैं, जब इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाते हैं, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। सो इसीलिए इसे हाइब्रिड कहा गया है, बिकॉज HTML का कंपोनेंट भी यूज़ किया गया है इसमें रिएक्ट में, और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किया, और प्लस फेसबुक ने अपने खुद के कुछ न्यू एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इंट्रोड्यूस इसमें किए गए हैं। दैट्स वाई ये सब मिला के इसे कंपोनेंट बेस बनाता है, ना कि एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बेस। सो ये इतना ही सा था, इसमें ज़्यादा तो कुछ था नहीं। आपको सिर्फ इतना समझाना था कि किस तरीके से आपका HTML डिज़ाइन होता है, किस तरीके से आप कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप लोड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, इसके यहाँ पे आप लोग ग्रेट है, तो मैं रखूँगा वेलकम टू रिएक्ट JS सेशन। सो मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। अगर यही केस अगर मुझे इसमें लिखना होता, क्या बोलते हैं, HTML में, तो HTML में मुझे हर जगह, अगर मान लो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है, तो मुझे उसे हर जगह, जितने भी अगर मैं जगह मैं इसे इंट्रोडक्शन पेज स्टार्ट करना चाहूँ, जिसकी 2-3 पेजेस में कुछ लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना पसंद करते हैं, तो हर जगह मुझे वो जाके चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हीरो कंपोनेंट, जैसे कि हीरो सेक्शन, यहाँ पे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया, तो एक जगह मैंने यहाँ पे इसको कंपोनेंट में चेंज कर दिया है, तो सिर्फ ये लोड हुआ, बाकी मेरे इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरा वेब पेज लोड नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली सिर्फ ये लोड होके और मेरा ये चीज़ अपडेट हो गई। तो यही आपको बताना था कि किस तरीके से आपके जो नॉर्मल HTML वेबसाइट्स होते हैं और जो रिएक्ट वेबसाइट होते हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है। और बेसिकली आपके जो रिएक्ट वेबसाइट होती है, उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो अभी आपका वेबसाइट ये होता है, वो बहुत स्मूथ रहता है कंपैरेटिवली HTML में भी आप स्मूथनेस ला सकते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करें, का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें भी स्मूथनेस लगभग रिएक्ट जैसी आती है, बट बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप में बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी होती है कंपैरेटिवली रिएक्ट के कंपैरिजन में।
सो इसीलिए लोग ज़्यादातर आज के केस में रिएक्ट प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें आपको डिज़ाइन करने के लिए आप नॉर्मल बटन लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो रिएक्ट है वो एक काफ़ी यूनिक अच्छा सा बटन, जैसे कि हमने प्रीवियस ऐप में देखा था कि हम ऑलमोस्ट बटन, इसकी प्रीवियस ऐप भी हमने यहाँ पे रन कर देते हैं एक बार। या सेकेंड लोड हो रहा है, npm start। सो यस, देखिए यहाँ पे हमने जो बटन का इस्तेमाल किया था, हमने सिर्फ बटन लिखा था, बटन के अंदर कोई प्रॉपर्टी वगैरह डाली हुई नहीं थी हमने, और थोड़ा सा तो जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ बटन लिखा था तो ऑटोमेटिकली एक रिएक्ट ने नॉर्मल सा बटन, एक स्मॉल, एक अच्छा बटन हमें डायरेक्टली इंपोर्ट करता है। अब यही चीज़ अगर HTML में डालना हो तो आपको वहाँ पे बटन डिफाइन करना होता है कि आपको स्क्वायर बटन चाहिए कि आपको गोल बटन चाहिए। अब नॉर्मल बटन लिखेंगे तो एक बहुत ही ओल्ड टाइप बटन आता है, ग्रे कलर का, अगर आपने किया हो तो बहुत ही ओल्ड टाइप बटन वो आता है, उसमें भी आपको कोई एक दो चीज़ें डिफाइन करनी ही पड़ती है। बट आपको रिएक्ट में नहीं, आपको सिंपली सिलेक्ट देगा, आपको नॉर्मल एक बटन चाहिए, आप नॉर्मली यहाँ बटन लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको एक बेसिक सा अच्छा सा बटन मिल जाता है। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है, दैट्स वाई डेवलपर प्रेफर करते हैं इसे, बिकॉज काफ़ी सारे उनके CSS और डिज़ाइनिंग के जितना टाइम होता है वो काफ़ी बच जाता है। सो थैंक यू फॉर, आज के लिए बस इतना ही, आपको सब डिज़ाइन के बारे में बताया था। होप अगर नेक्स्ट सेशन होगा तो हम और अच्छे एप्लीकेशंस और अच्छे चीज़ें बनाएंगे। सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।